दिस इज प्रणय कुमार सिंह फ्रॉम ISPCS सेंटर। फ्रेंड्स, आज हम लोग पिछले टेस्ट सीरीज को ही कंटिन्यू करेंगे। पिछले टेस्ट सीरीज में हम लोग मुख्य रूप से 1 to लेकर 25 नंबर प्रश्न तक को डिस्कस किए थे और उसके बाद जो 76 नंबर से लेकर 150 नंबर तक का जो प्रश्न है उसे आज हम लोग इस टेस्ट सीरीज के अंतर्गत डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंतर्गत हम लोग किसी अन्य पेपर से संबंधित दूसरे टेस्ट सीरीज को डिस्कस करेंगे। तो आइए आज का डिस्कशन हम लोग प्रारंभ करते हैं। 76 नंबर प्रश्न है कि अथर्ववेद को अन्य किस नाम से जाना जाता है, अर्थात अथर्ववेद को कितने नामों से जाना जाता है, यह प्रश्न पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात उपरोक्त सभी नामों से अथर्ववेद को जाना जाता है। अथर्ववेद को महिवेद के रूप में जानने का जो प्रमुख कारण है वह है कि अथर्ववेद में ही पृथ्वी सूक्त का वर्णन किया गया है। तो आप लोग इसे याद रखिए कि अथर्ववेद में पृथ्वी सूक्त का वर्णन किए जाने के कारण अथर्ववेद को महिवेद के नाम से जाना जाता है। यदि ब्रह्मवेद की बात करें तो देखिए अथर्ववेद एकमात्र ऐसा वेद है जिसमें कि ब्रह्मा विषयक को भी शामिल किया गया है। इसी कारण अथर्ववेद को ब्रह्मा वेद के नाम से भी जानते हैं। और भेषज वेद के रूप में जानने का प्रमुख कारण है क्योंकि अथर्ववेद में आयुर्वेद के साथ साथ चिकित्सा पद्धति का भी वर्णन किया गया है। इसी कारण अथर्ववेद को भेषज वेद के नाम से भी जाना जाता है। तो प्रश्न है कि अथर्ववेद को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात उपरोक्त सभी। नेक्स्ट 77 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग मूव करते हैं। तो 77 नंबर प्रश्न है किस उपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात जाबलोपनिषद में चारों वेदों का उल्लेख, चारों आश्रम व्यवस्था का उल्लेख देखने को मिलता है। यदि चारों आश्रम व्यवस्था की बात करें तो पहला आश्रम व्यवस्था है ब्रह्मचर्य व्यवस्था, और ब्रह्मचर्य व्यवस्था के बाद जो दूसरा आश्रम व्यवस्था है वह है गृहस्थ व्यवस्था। गृहस्थ के बाद तीसरा है वानप्रस्थ अवस्था, और वानप्रस्थ के बाद चौथा है वह संन्यास से। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न को अब हम लोग मूव करते हैं। राष्ट्रीय भावना का सुदृढ़ प्रतिपादन सर्वप्रथम किस वेद में देखने को मिलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात अथर्ववेद में सर्वप्रथम राष्ट्रीय भावना का सुदृढ़ प्रतिपादन देखने को मिलता है। अब यदि अथर्ववेद की बात करें तो अथर्ववेद का जो ब्राह्मण साहित्य है, यदि अथर्ववेद का ब्राह्मण साहित्य की बात करें तो देखिए अथर्ववेद का जो ब्राह्मण साहित्य है उसका नाम है गोपथ ब्राह्मण। और इसके अलावा यदि अथर्ववेद से संबंधित एक अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट्स की बात करें तो अथर्ववेद में ही सभा एवं समिति को, आप लोग यह भी ध्यान दीजिए, अथर्ववेद में ही सभा प्लस समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां बताया गया है। तो प्रश्न है कि राष्ट्रीय भावना का सुदृढ़ प्रतिपादन सर्वप्रथम किस वेद में देखने को मिलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात अथर्ववेद। नेक्स्ट 79 नंबर प्रश्न है आयुर्वेद किस वेद का उपवेद है, तो ध्यान दीजिए आयुर्वेद जो है वह ऋग्वेद का उपवेद है। और जो आयुर्वेद के मुख्य रूप से 8 भाग हैं, यदि हम लोग आयुर्वेद की बात करें तो आयुर्वेद में मुख्य रूप से 8 भागों का वर्णन किया गया है, या कह सकते हैं कि आयुर्वेद में मुख्य रूप से 8 प्रकार की चिकित्सा पद्धति का वर्णन किया गया है। तो प्रश्न है कि आयुर्वेद किस वेद का उपवेद है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात ऋग्वेद। नेक्स्ट प्रश्न है वेद त्रयी में कितने वेदों को शामिल किया गया है, या वेद त्रयी में शामिल वेद कौन कौन से हैं, तो ध्यान दीजिए जो वेद त्रयी है उसमें मुख्य रूप से 3 ही वेदों को शामिल किया गया है, जो कि प्रारंभिक 3 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। इन्हीं तीनों वेदों को वेद त्रयी के नाम से जानते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। नेक्स्ट प्रश्न है 81 नंबर प्रश्न कि भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही आंसर का चयन करना है। पहला, गेहूं और जौ सबसे पहले उगाई जाने वाली फसल थी, यह बिल्कुल सही है। और दूसरा है कि गारो की पहाड़ियां और कावेरी नदी के किनारे कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहां की कृषि का विकास हुआ है। तो देखिए यह जो दूसरा नंबर स्टेटमेंट है वह गलत है, क्योंकि कृषि का विकास कावेरी नदी के क्षेत्र के आसपास इसका प्रमाण कहीं नहीं मिला है। लेकिन हाँ, यदि गारो की पहाड़ी और कावेरी नदी के स्थान पर यदि यह बिंद क्षेत्र रहता तो इसका आंसर जो स्टेटमेंट नंबर दूसरा है वह भी सही होता, क्योंकि कावेरी नदी के स्थान पर कहीं भी कृषि का विकास का साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन विंध्यन क्षेत्र में कृषि का विकास का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो इस प्रश्न के अनुसार जो आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात केवल और केवल 1।
नेक्स्ट 82 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ विषय दिया हुआ है और दूसरे तरफ उसका विकास दिया हुआ है। तो देखिए, यदि पहला बात करते हैं कृषि की शुरुआत, तो जो कृषि की शुरुआत है वह 6000 वर्ष पूर्व नहीं, बल्कि कृषि की जो शुरुआत है वह मुख्य रूप से ऐसा माना जाता है कि 8000 वर्ष पूर्व पहले, अर्थात 8000 वर्ष पहले कृषि का विकास प्रारंभ हुआ था। दूसरा है सिंधु के किनारे पहले शहर 4700 साल पहले, यह भी सही है। और तीसरा कि मगध साम्राज्य का विकास आज से 2500 वर्ष पूर्व हुआ था, यह भी सही है। अर्थात जो प्रश्न है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि कृषि की शुरुआत मुख्य रूप से 8000 वर्ष पूर्व मानी जाती है। नेक्स्ट 83 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं निम्नलिखित कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। पहला, कुरनूल गुफाओं के आसपास राख के निशान पाए गए हैं, यह बिल्कुल सही है। और दूसरा, चूना पत्थर से बने उपकरण कर्नाटक के हुंसगी गांव से प्राप्त हुए हैं, यह भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 1 और 2 दोनों। अब देखिए, यह जो कुरनूल गुफा है वह किस राज्य में स्थित है, तो जो कुरनूल गुफा है वह आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। तो आप लोग इसे भी याद रखिए, कुरनूल गुफाएं आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट 84 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पूरा पाषाणकालीन स्थल नहीं है। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न कह रहा है कि पूरा पाषाणकालीन स्थल नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात तो बुर्ज होम। जो बुर्ज होम है वह नव पाषाणकालीन स्थल है। आप लोग यह याद रखिए, बुर्ज होम जो है वह नव पाषाणकालीन स्थल है। इसके अलावा भीमबेटका की गुफाएं, हुंसगी और कुरनूल, ये जो 3 है वह पूरा पाषाणकालीन स्थल है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, जो कि 85 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नव पाषाणकालीन स्थल बेलन दर्रे के पास उपजाऊ मैदान में स्थित है, जो कि ईरान में सबसे महत्वपूर्ण मार्गों में से एक माना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात मेहरगढ़। यदि मेहरगढ़ से संबंधित कुछ अतिरिक्त फैक्ट्स की बात करें, तो जो मेहरगढ़ है यहाँ से जानवरों की हड्डियाँ प्राप्त हुई है। तो आप लोग इसे याद रखिए, मेहरगढ़ से जानवरों की हड्डियाँ प्राप्त हुई है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात मेहरगढ़। नेक्स्ट, यदि 86 नंबर प्रश्न की बात करें, तो निम्नलिखित जोड़ियों पर विचार करें एवं सही कथन का चयन करना है। पहला कह रहा है गेहूं, जौ, भेड़, बकरी, मवेशी, इसका जो प्राप्ति स्थल है वह मेहरगढ़ से है, यह बिल्कुल सही है। दूसरा, बाजरा, मवेशी, भेड़, बकरी एवं सुअर यह चिरांद से प्राप्त हुआ है, यह गलत है, क्योंकि यह जो है बाजरा, मवेशी, भेड़, बकरी और सुअर यह चिरांद के स्थान पर हल्लूर आंध्र प्रदेश से प्राप्त हुआ। तो आप लोग इसे याद रखिए, हल्लूर आंध्र प्रदेश से प्राप्त हुआ। इसके अलावा जो ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4 है यह सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 1, 3 एवं 4, क्योंकि जो दूसरा नंबर स्टेटमेंट है बाजरा, मवेशी, भेड़, बकरी एवं सुअर, इसका जो साक्ष्य है वह चिरांद के स्थान पर हल्लूर आंध्र प्रदेश से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट 87 नंबर प्रश्न है, ओखली एवं मूसल के निशान पाए गए हैं। प्रश्न है ओखली एवं मूसल के निशान पाए गए हैं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात दाओ जाली हेडिंग में। यह जो दाओ जाली हेडिंग है वह असम के दीमा हसाओ जिला में स्थित है। असम राज्य के किस जिले में स्थित है, तो असम राज्य के जिला की बात करें तो दीमा हसाओ जिला में यह स्थित है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कि ओखली एवं मूसल के निशान किस राज्य में या किस स्थान पर पाए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर सी, अर्थात दाओ जाली हेडिंग। और जो दाओ जाली हेडिंग है वह असम राज्य में स्थित है। और यदि सपोज जिला पूछ लेता है तो दीमा हसाओ जिला, असम के दीमा हसाओ जिला में दाओ जाली हेडिंग स्थित है। नेक्स्ट 88 नंबर प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सी धातु अज्ञात थी। तो देखिए, यह जो लोहा धातु है उससे सिंधु घाटी सभ्यता में लोहा के साक्ष्य बिल्कुल प्राप्त नहीं हुए, लेकिन यदि लोहा की बात करें तो वैदिक काल में लोहा के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात लोहा। नेक्स्ट 89 नंबर प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ध्यान दीजिए, प्रश्न कह रहा है कि कौन सा कथन गलत है। पहला कि सिंचाई के कुछ प्रकार के साक्ष्य मिले हैं, यह बिल्कुल सही है। और दूसरा, सिंधु सभ्यता में कढ़ाई वाले वस्त्र अज्ञात थे, अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता में कढ़ाई वाले वस्त्र का साक्ष्य नहीं मिला है, यह स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि
यदि मोहनजोदड़ो शहर की बात करें तो सिंधु घाटी के समय मोहनजोदड़ो स्थल में मोहनजोदड़ो से कढ़ाई वाले वस्त्र का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो बी नंबर जो स्टेटमेंट है वह गलत हो गया। सी कि कई शहरों में नालियां ढकी हुई थी, यह भी सही है। और डी कि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और लोथल में भंडार गृह प्राप्त हुए, यह भी सही है। अर्थात इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो स्थल से कढ़ाई वाले वस्त्र के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग मूव करते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में फाइनेंस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कि फाइनेंस एक प्रकार का कृत्रिम रूप से उत्पादित सामग्री थी और इसका उपयोग मोती, चूड़ियाँ, झुमके और छोटे बर्तन आदि बनाने के लिए किया जाता था, यह बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कि फाइनेंस एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला खनिज है, यह गलत है। फाइनेंस एक प्रकार का पत्थर का उपकरण है जिसका उपयोग बर्तन बनाने में किया जाता था, यह भी गलत है, क्योंकि इसका उपयोग मुख्य रूप से चूड़ी एवं झुमके वगैरह बनाने में किए जाते थे। नेक्स्ट, फाइनेंस लोथल में पाया जाने वाला पत्थर के बाट थे, यह भी गलत है। तो जो प्रश्न है कि कौन सा कथन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात तो फाइनेंस एक प्रकार का कृत्रिम रूप से उत्पादित सामग्री थी। नेक्स्ट 91 नंबर प्रश्न है, प्राचीन शहरों कालीबंगा और लोथल के लिए कौन सी खोज आम है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात कालीबंगा और लोथल से अग्नि वेदियां के साक्ष्य मिले हैं। यदि लोथल की बात करें तो लोथल भोगवा नदी के तट पर अवस्थित है, और राज्य की बात करें तो लोथल भारत के गुजरात राज्य में अवस्थित है। इसी प्रकार यदि कालीबंगा की बात करें तो कालीबंगा भारत के राजस्थान राज्य में अवस्थित है, और कालीबंगा से ही, आप लोग यह भी याद रखिए, कालीबंगा से ही जूते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा से जूते हुए खेत के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो प्रश्न है कि प्राचीन शहरों कालीबंगा और लोथल के लिए कौन सी खोज आम है, अर्थात कालीबंगा और लोथल से किसकी खोज की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात अग्नि वेदियां की। नेक्स्ट 92 नंबर प्रश्न है, महाराष्ट्र के किस ताम्रपाषाण कालीन स्थल में सिंचाई नहर और तटबंध का साक्ष्य मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात महाराष्ट्र के दायमाबाद से ताम्रपाषाण कालीन स्थल में सिंचाई नहर और तटबंध का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात दायमाबाद। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के वैदिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं सत्य कथन का चयन करें। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न करा कि कौन सा कथन सही है। पहला कि भारत के वैदिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला नंबर स्टेटमेंट है कि ऋग्वेद में ऋचाओं को सूक्त कहा जाता था, जिसका अर्थ है अच्छी तरह से कहा गया। तो यह जो स्टेटमेंट है वह बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद के कुछ भजन विश्वामित्र नामक ऋषि और दो नदियों व्यास और यमुना के बीच के संवाद के रूप में वर्णित किया गया है, यह गलत है, क्योंकि व्यास और यमुना नहीं बल्कि व्यास और सतलज, इस यमुना के स्थान पर होगा सतलज। नेक्स्ट है, उत्तर वैदिक काल में लोहा अज्ञात था, यह भी गलत है, क्योंकि उत्तर वैदिक काल में लोहा ज्ञात था। लेकिन यदि उत्तर वैदिक काल के स्थान पर यदि लोहा अज्ञात की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता के समय में जो लोहा था वह अज्ञात था। तो तीसरा नंबर स्टेटमेंट है वह भी गलत हो गया। चौथा कि दस्यु आर्यों को विरोधी थे जो यज्ञ नहीं करते थे, यह भी सही है, अर्थात इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात केवल 1 एवं 4। नेक्स्ट 94 नंबर प्रश्न है, मेगालिथ के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए में है, मेगालिथ एक प्रकार का पत्थर का उपकरण था जिसका उपयोग मेगालिथिक संस्कृति में किया जाता था, यह गलत है। बी है, ये मुख्य रूप से दफन स्थलों को चिन्हित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले पत्थर थे, यह सही है, अर्थात इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात मुख्य रूप से दफन स्थलों को चिन्हित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले एक पत्थर थे। नेक्स्ट 95 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कश्मीरी नवपाषाण काल की एक विशिष्ट विशेषता नहीं है? देखिए, पहला कह रहा है एक छेदा हुआ आयताकार चॉपर या चाकू, यह बिल्कुल विशेषता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। दूसरा, कुत्तों को उनके मालिकों के साथ दफनाना, यह भी सही है। नेक्स्ट, शंक्वाकार छत वाले गड्ढे वाले आवास, यह भी सही है। और नेक्स्ट है गेहूं आधारित अर्थव्यवस्था, यह गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात गेहूं आधारित अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट 96 नंबर प्रश्न है,
कृषि की शुरुआत, बेहतर किस्म के औजारों का उपयोग और गतिहीन जीवन की शुरुआत नवपाषाण युग की कुछ प्रमुख विशेषताएं थीं। लेकिन निम्नलिखित में से किस आविष्कार ने पुराने पाषाण युग को नए पाषाण युग में बदल दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात पॉलिश और पीसने की तकनीकी पर आधारित उपकरण के कारण। नेक्स्ट 97 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नवपाषाण कालीन लोग पशुपालक के नाम से जाने जाते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात पिकलिहल को पशुपालक के रूप में भी जाना जाता था, जो कि मुख्य रूप से नवपाषाण कालीन लोग थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग मूव करते हैं। तो नेक्स्ट 98 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मध्यपाषाण कालीन स्थल गंगा नदी के मैदान में स्थित नहीं है? ध्यान दीजिएगा, प्रश्न कह रहा है कि कौन सा मध्यपाषाण कालीन स्थल गंगा नदी के मैदान में स्थित नहीं है। तो यदि इस प्रश्न के अनुसार आंसर की बात करें तो जो ऑप्शन नंबर डी है आदमगढ़, वह इसका आंसर हो जाएगा। जो आदमगढ़ है वह वर्तमान समय में भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। और यदि चौपानी मांडो की बात करें तो यह वर्तमान समय में भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। तो प्रश्न है कि कौन सा मध्यपाषाण कालीन स्थल गंगा के मैदान में स्थित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात आदमगढ़ है। नेक्स्ट 99 नंबर प्रश्न है, मेगालिथिक दफन प्रथा की समान विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? ध्यान दीजिएगा, प्रश्न कह रहा है समान विशेषता निम्न में से कौन सी है? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए है, हर खोदी गई कब्र में लोहे की कुछ वस्तुएं प्राप्त होती थी, यह गलत है। नेक्स्ट, सभी कब्र में मिट्टी के बर्तन और विशेष रूप से काले और लाल बर्तन पाए जाते हैं, यह भी गलत है। नेक्स्ट, कि सबसे आम उपकरणों में सपाट लोहे की कुल्हाड़ियां हैं जिनमें अक्सर हैप्टिंग के लिए क्रॉस किए गए लोहे के बैंड होते थे, यह गलत है। और नेक्स्ट है कि कब्र की वस्तुओं में तांबा, कांस्य और सोने की वस्तुएं समान रूप से पाई जाती हैं, यह सही है। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 100 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस स्थल पर शैलाश्रय प्राप्त नहीं हुए? ध्यान दीजिएगा, प्रश्न कह रहा है कि किस स्थल से शैलाश्रय प्राप्त नहीं हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात मध्य प्रदेश के बाघोर स्थल से शैलाश्रय प्राप्त नहीं हुई है। नेक्स्ट 101 नंबर प्रश्न है, पाषाण ताम्र युग के संबंध में निम्नलिखित में से सत्य कथनों का चयन करें। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न कह रहा है कि कौन सा कथन सही है। पहला, जो पाषाण तांबे की संस्कृति की पृष्ठभूमि मूलतः शहरी थी। देखिए यह जो स्टेटमेंट है पहला नंबर वह गलत है, क्योंकि इसकी जो पृष्ठभूमि थी वह शहरी नहीं बल्कि यह ग्रामीण पृष्ठभूमि की पाषाणकालीन सभ्यता थी। तो ऑप्शन नंबर जो एक है वह स्टेटमेंट नंबर एक गलत हो गया। दूसरा, खाद्य उत्पादक अर्थव्यवस्था के बावजूद शिशु नैतिकता की दर बहुत ऊंची थी, दूसरा बिल्कुल सही है। और तीसरा, कि लोग टीन को तांबे के साथ मिलाने और इस प्रकार कांस्य नामक अधिक मजबूत और उपयोगी धातु बनाने की कला से परिचित नहीं थे, यह भी सही है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 2 और 3। नेक्स्ट 102 नंबर प्रश्न है, पूरा पाषाण काल के लोग शिकारी और भोजन संग्राहक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं सत्य कथन का चयन करें। पहला स्टेटमेंट है कि भारत का प्रारंभिक मनुष्य कच्चे पत्थर से बने औजारों का प्रयोग करता था, बिल्कुल सही है, आप लोग भी जानते होंगे इसे। दूसरा है कि बकरियों, भेड़ों और मवेशियों का उस समय शोषण किया गया, यह भी सही है। और तीसरा, कहा जाता है कि मनुष्य लगभग 3 करोड़ वर्ष पहले भारत की धरती पर अवतरित हुआ था, यह जो तीसरा नंबर स्टेटमेंट है वह गलत है। तो इस प्रश्न के अनुसार जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 1 और 2, क्योंकि यदि भारत पर प्रारंभिक मानव के यदि साक्ष्य की बात करें तो यह लगभग 15 लाख वर्ष पूर्व मिलता है, अर्थात भारत में 15 लाख वर्ष पूर्व प्रारंभिक मानव के साक्ष्य मिलता है। लेकिन यदि सबसे पहले पृथ्वी पर मानव के साक्ष्य की बात करें तो 7 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर मानव के साक्ष्य का अवशेष पाए गए हैं। तो इस अनुसार जो स्टेटमेंट नंबर 3 है कि कहा जाता है कि मनुष्य लगभग 3 करोड़ वर्ष पहले भारत की धरती पर अवतरित हुआ था, यह गलत है, क्योंकि भारत में 15 लाख वर्ष पूर्व ऐसा का साक्ष्य प्राप्त हुआ है जो कि भारत में प्रारंभिक मानव का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो इस प्रश्न के अनुसार आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट 103 नंबर प्रश्न है, उपमहाद्वीप में दर्ज या संग्रहित अधिकांश निम्न पूरा पाषाणकालीन कलाकृतियां किस
किससे बनी हुई होती थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात वह जो कलाकृतियां हैं वह मुख्य रूप से क्वार्टजाइट पत्थरों से उस कलाकृतियां का निर्माण किया जाता था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात क्वार्टजाइट। नेक्स्ट 104 नंबर प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं सत्य कथन का चयन करें। पहला स्टेटमेंट है कि यह सभ्यता मुख्य रूप से एक धर्मनिरपेक्ष सभ्यता थी और धार्मिक तत्व हालांकि मौजूद थे लेकिन समाज पर हावी नहीं थे। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा, इस काल में भारत में कपड़ा निर्माण के लिए कपास का उपयोग किया जाता था। यह भी सही है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 1 एवं 2 दोनों, क्योंकि जो कपड़ा का जो साक्ष्य मिला है वह मोहनजोदड़ो से, थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया कि मोहनजोदड़ो से सूती वस्त्र निर्माण का साक्ष्य प्राप्त हुआ। तो दूसरा नंबर स्टेटमेंट है वह बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न के अनुसार आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 1 एवं 2 दोनों। चलिए 105 नंबर प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? और इसी स्टेटमेंट के आधार पर आंसर को सिलेक्ट करना है। पहला है कि शहरों की योजना बनाई गई थी। यह बिल्कुल सही है, क्योंकि उस समय जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसमें शहरों का विकास उन्नत अवस्था का था। दूसरा है गैर मानकीकृत बाटों का प्रयोग किया गया। यह बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट है जल निकासी की विस्तृत व्यवस्था पाई जाती थी। यह भी सही है। यदि जल निकासी की व्यवस्था की बात करें तो वर्तमान गुजरात के धौलावीरा नामक स्थान पर उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो जो ऑप्शन नंबर 1 स्टेटमेंट नंबर 1 एवं 3 है वह बिल्कुल सही है। तो इस अनुसार प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 1 एवं 3 दोनों। नेक्स्ट 105 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा में खोजा गया अन्न भंडार स्थित था। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न है कि हड़प्पा में खोजा गया अन्न भंडार कहाँ या किस क्षेत्र में स्थित था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रावी नदी के तट पर हड़प्पा में खोजा गया अन्न भंडार स्थित था। और यदि हड़प्पा की बात करें तो जो हड़प्पा है वह ऑब्वियसली रावी नदी के तट पर ही हड़प्पा स्थित था। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात रावी नदी के पास। नेक्स्ट 107 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा के जिन देवताओं को बाद के हिंदू धर्म में प्रतिनिधित्व नहीं मिला उनमें से निम्न में से कौन शामिल है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात गेंडा उनमें से शामिल नहीं है। नेक्स्ट 108 नंबर प्रश्न है, भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ध्यान दीजिएगा, प्रश्न करा कि कौन सा कथन गलत है। पहला नंबर ऑप्शन है कि ये मुख्य रूप से पहाड़ी और नदी क्षेत्रों में समुदाय थे। यह बिल्कुल सही है। दूसरा कि वे ज़्यादातर पत्थर और तांबे की वस्तुओं और कभी कभी निम्न श्रेणी के कांसे का उपयोग करते थे। यह भी सही है। और नेक्स्ट है कि कांस्य हड़प्पा संस्कृति के अंत के बाद उनमें से एक बड़ी संख्या दिखाई दी है। यह भी सही है। और नेक्स्ट है कि वे गंगा, यमुना, दोआब और हिमालय की तलहटी तक ही सीमित थे। यह गलत है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात जो ऑप्शन नंबर डी है वह गलत है। नेक्स्ट 109 नंबर प्रश्न की ओर अब हम लोग मूव करते हैं। तो 109 नंबर प्रश्न है, लगभग सभी हड़प्पा कस्बों में बड़े अन्न भंडार पाए जाते थे क्योंकि, अर्थात जो प्रश्न है वो पूछ रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के समय में सभी प्रमुख शहरों में अन्न भंडार पाए जाते थे। तो उस अन्न भंडार पाए जाने का कारण क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात उपरोक्त सभी, क्योंकि खदानों का भंडारण व्यापार के उद्देश्य से किया जाता था। यह भी सही है। और नेक्स्ट है कि ग्रामीण इलाकों की अधिशेष उपज कस्बों में शुरू की गई थी। यह भी सही है। और नेक्स्ट कि करों का भुगतान मुद्रा के बजाय वस्तु के रूप में किया जाता था। यह भी सही है। तो इसके अनुसार प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात उपरोक्त सभी। नेक्स्ट 110 नंबर प्रश्न है, मोहनजोदड़ो के गढ़ में विशाल स्नानागार का संभावित उद्देश्य निम्न में से कौन सा नहीं था? ध्यान दीजिएगा, प्रश्न कह रहा है कि उस जो स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं उसका उद्देश्य क्या नहीं था? तो देखिए, उस स्नानागार का उद्देश्य सामाजिक जीवन सहित महत्वपूर्ण महत्व के कुछ विस्तृत अनुष्ठान करना था। यह नहीं था। तो इस कारण इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 111 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देवता सिंधु घाटी के लोगों के धर्म का हिस्सा नहीं था? ध्यान दीजिएगा, प्रश्न करा कि कौन से प्रमुख देवता सिंधु घाटी के लोगों के समय में धर्म का प्रमुख कारण नहीं थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात प्रकृति की ताकतें। नेक्स्ट 112 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा के लोगों में एक समान दफन प्रणाली थी जो कि इससे सिद्ध होती है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 1 एवं बी दोनों ही सही है। क्योंकि देखिए, जो पहला नंबर स्टेटमेंट है
कि पृथ्वी पर दफनाने में मृतकों का सिर सामान्यतः उत्तर दिशा की ओर रखा जाता था। यह बिल्कुल सही है। और दूसरा कह रहा है कि मृतकों के साथ आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली वस्तुओं को भी दफनाया जाता था। यह भी सही है। तो इस कारण इस प्रश्न का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात ए एवं बी दोनों ही सही है। नेक्स्ट 113 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा के लोगों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है, अर्थात जो विकल्प दिए हुए हैं उस विकल्प में से हमें गलत स्टेटमेंट का चयन करना है। पहला कि हड़प्पा वासी लिंग उपासक थे, यह बिल्कुल सही है। और दूसरा है कि उन्होंने अपने देवताओं को मंदिरों में रखा, यह स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि हड़प्पा या सिंधु घाटी के समय मंदिर का कोई साक्ष्य ही प्राप्त नहीं हुआ है। तो इस कारण जो दूसरा नंबर स्टेटमेंट है वह बिल्कुल भी गलत है। नेक्स्ट है तीसरा कि वे मनुष्यों के रूप में देवताओं की पूजा करते थे, यह बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट है कि वे पृथ्वी को उर्वरता की देवी के रूप में देखते थे, यह भी सही है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात देवताओं को मंदिर में रखा, यह गलत है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के समय में मंदिर का साक्ष्य प्राप्त नहीं थे। नेक्स्ट 114 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन हड़प्पा कालीन मिट्टी के बर्तनों की विशेषता नहीं थी। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न कह रहा है कि मिट्टी के बर्तनों की विशेषता नहीं थी। तो पहला है अच्छी तरह से पकाए गए लाल बर्तन, यह बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चित्रित काले डिजाइन, यह भी सही है। और नेक्स्ट है वनस्पति और ज्यामितीय पैटर्न, यह भी सही है। और नेक्स्ट है लाल और काले पॉलिश वाले बर्तन, तो यह गलत है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि जो लाल और काले पॉलिश वाले बर्तन हैं ये मुख्य रूप से मेगालिथिक युग के थे। तो आप लोग इसे याद रखिए, जो लाल और काले पॉलिश वाले बर्तन किस युग के थे, मेगालिथिक युग के। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर अब हम लोग मूव करते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न 115 नंबर है कि निम्न में से कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की एक प्रमुख विशेषता है। पहला, उसके पास विशाल महल और मंदिर थे, यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि सिंधु घाटी स्थल से किसी भी प्रकार के मंदिर के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। नेक्स्ट, वे नर और मादा दोनों देवताओं की पूजा करते थे, यह बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट है कि उन्होंने युद्ध में घोड़े से खींचे जाने वाले रथ का प्रयोग किया, यह भी गलत है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन में बी अर्थात केवल और केवल दूसरा नंबर जो स्टेटमेंट है वह सही है। नेक्स्ट 116 नंबर प्रश्न है कि वैदिक काल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न करा कि कौन सा कथन गलत है। पहला स्टेटमेंट है कि वैदिक समुदायों ने न तो कोई कराधान प्रणाली स्थापित की थी और न ही कोई पेशेवर सेना, यह जो स्टेटमेंट है वह बिल्कुल भी सही है। नेक्स्ट, उत्तर वैदिक काल के किसानों ने व्यापार और कस्बों के विकास में योगदान दिया, यह बिल्कुल गलत है। देखिए, जो वैदिक सभ्यता थी वह मुख्य रूप से जो वैदिक काल में मुख्य रूप से कृषि पर आधारित थी, अर्थात वैदिक सभ्यता मुख्य रूप से कृषि पर आधारित थी। लेकिन यदि उत्तर वैदिक काल की हम लोग बात करते हैं तो उत्तर वैदिक काल में कृषि पर कोई ध्यान नहीं दिया गया था। तो इस कारण जो दूसरा नंबर स्टेटमेंट है वह पूरी तरह से गलत हो गया। नेक्स्ट है कि उत्तर वैदिक काल में देहाती समाज के आदिवासी मिलिशिया को कृषि समाज के किसान मिलिशिया द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, यह सही है। और नेक्स्ट, वैदिक समाज में शूद्रों के रूप में कोई सेवा व्यवस्था नहीं थी, यह भी सही है। तो इस कारण जो प्रश्न के अनुसार जो आंसर निकल कर आ रहा है वह है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि उत्तर वैदिक काल के जो किसान थे वह मुख्य रूप से कृषि पर कोई ध्यान नहीं दिए, बल्कि वैदिक काल के दौरान ही कृषि का विकास देखने को मिलता था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 117 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों में से किसमें कोनों पर और लंबी भुजाओं के मध्य में वर्गाकार बुर्जों के साथ पत्थर की किलेबंदी की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात सूतकांगडोर। अब देखिए, यह जो सूतकांगडोर है वह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल है, सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल है। आप लोग इसे भी याद रखिए, सूतकांगडोर सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल। चलिए नेक्स्ट 118 नंबर प्रश्न है कि उत्तर वैदिक काल में राजत्व की अवधारणा के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। पहला, कि राजत्व वैकल्पिक नहीं रह गया बल्कि वंशानुगत हो गया था, यह बिल्कुल गलत है। दूसरा, कि राजा के चारों ओर एक ठाठ बाट पैदा किया गया था और अनुष्ठानों में उन्हें कभी कभी भगवान के रूप में भी दर्शाया जाता था, यह पूरी तरह से गलत है। नेक्स्ट है
पुजारियों और योद्धाओं के बीच किसी प्रकार का वर्ग गठबंधन विकसित हुआ, यह भी गलत है। नेक्स्ट कि राजा आमतौर पर क्षत्रिय होता था, यह तो बिल्कुल सही है। देखिए उत्तर वैदिक काल में या किसी भी समय में आप देखेंगे तो राजा का जो पद था वह मुख्य रूप से क्षत्रिय को ही प्रदान किया जाता था, अर्थात जो ऑप्शन नंबर डी है वह इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट 119 नंबर, प्रारंभिक वैदिक काल में जनजातीय सभाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पहला नंबर स्टेटमेंट है कि राजा का अधिकार जनजातीय सभाओं विशेषकर सभा और समिति द्वारा काफी हद तक सीमित किया गया था, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट की सभा जनजाति के बुजुर्ग सदस्यों की एक परिषद थी, शायद महिलाएं भी इसमें भाग लेती थी, अर्थात सभा में महिलाएं भी शामिल होती थी, यह बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट ऑप्शन नंबर सी है कि समिति एक सामान्य जनजीवन सभा थी और यह सभा से कम विशिष्ट थी, यह भी सही है। और नेक्स्ट है कि ये जो सभाएं थी वह सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक कार्य करते थे, यह बिल्कुल है, क्योंकि राजनीति के साथ साथ यह मुख्य रूप से प्रशासनिक कार्य एवं प्रशासनिक के अलावा यह न्यायिक कार्य भी करते थे। तो यह जो ऑप्शन नंबर डी है वह पूरी तरह से गलत हो गया। तो इस प्रश्न के अनुसार ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। कि कौन सा कथन गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका गलत आंसर है। नेक्स्ट 120 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग मूव करते हैं। तो 120 नंबर प्रश्न है, वैदिक काल में राजा जनता से जो कर वसूला करते थे उसे किस नाम से जाना जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात वैदिक काल में राजा जनता से जो कर वसूलते थे उसे बाली के रूप में जाना जाता था। और उस समय के जो कर व्यवस्था की बात करें तो 1/6% उस समय टैक्स लगता था। चलिए 121 नंबर प्रश्न की ओर मूव करते हैं। तो 121 नंबर प्रश्न है, वैदिक लोगों के सामाजिक जीवन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ध्यान दीजिएगा, प्रश्न कर रहा है कौन सा कथन गलत है। पहला नंबर स्टेटमेंट है कि सामाजिक विभाजन व्यवसायों पर आधारित था, यह बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट कि एक परिवार के सदस्य अलग अलग व्यवसाय अपना सकते थे, यह सही है। नेक्स्ट है कि वैदिक काल के दौरान महिला दासता ज्ञात थी, यह भी सही है। और नेक्स्ट है कि उस समय के जो समाज था वह समतावादी समाज था, यह पूरी तरह से गलत है, क्योंकि जो वैदिक कालीन समाज था वह समतावादी समाज बिल्कुल नहीं था। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात वह समाज जो था उस समय का समतावादी नहीं था। नेक्स्ट 122 नंबर प्रश्न है, समाज के 4 प्रकार के विभाजन का स्पष्ट रूप से उल्लेख किसमें किया गया है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में समाज के 4 प्रकार का विभाजन किया गया है। और यह जो चतुर्विध विभाजन, यदि समाज के 4 प्रकार का विभाजन की बात करें तो इसका तो आंसर तो ऑब्वियसली हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ऋग्वेद के यदि पुरुष सूक्त में देखा जाए तो समाज का 4 प्रकार का विभाजन किया गया था। नेक्स्ट 123 नंबर प्रश्न है कि ऋग्वैदिक आर्य के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन नंबर ए है कि इस काल में बहुपति प्रथा के कुछ संकेत मिले हैं, यह जो स्टेटमेंट है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो ऋग्वैदिक आर्य था उस समय मुख्य रूप से विधवा पुनर्विवाह की व्यवस्था देखने को मिलती है। तो इस कारण जो ऑप्शन नंबर ए है वह गलत हो गया। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात जो ऋग्वैदिक आर्य था उसमें बहुपति प्रथा के जो कुछ संकेत मिले हैं वह बिल्कुल पूरी तरह से गलत है, क्योंकि ऋग्वेद के समय में विधवा पुनर्विवाह की जो प्रथा थी वह विकसित थी। नेक्स्ट 124 नंबर प्रश्न को अब हम लोग मूव करते हैं। तो 124 नंबर प्रश्न है, वैदिक परिवार के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? देखिए पहला नंबर स्टेटमेंट है कि आर्य समाज की जो मूल इकाई थी वह पितृसत्तात्मक परिवार थी, यह बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कि पुत्र के जन्म का विशेष रूप से स्वागत किया गया, यह भी सही है। नेक्स्ट है कि विवाह की पवित्रता को मान्यता प्रदान की गई थी, यह भी सही है। और नेक्स्ट है कि बाल विवाह की अनुमति दी गई थी। ध्यान दीजिएगा, बाल विवाह की अनुमति वैदिक परिवार के समय में बिल्कुल नहीं थी। तो इस कारण जो ऑप्शन नंबर डी है वह इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 125 नंबर प्रश्न है, 1400 ईसा पूर्व का एक शिलालेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है वह एशिया माइनर में पाया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन में बी, अर्थात एशिया माइनर जो अभिलेख है वह हमें बोगोजकाई नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। और इस एशिया माइनर अभिलेख में मुख्य रूप से 3 देवताओं का वर्णन किया गया है, जिनमें इंद्र देवता हैं और इंद्र के अलावा वरुणा देवता का वर्णन किया गया है, और वरुणा के अलावा मित्र देवता का वर्णन किया गया है एशिया माइनर अभिलेख में, जो कि बोगोजकोई नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट 126 नंबर प्रश्न है, आर्यन या इंडो आर्यन और
इंडो यूरोपियन शब्द मुख्य रूप से क्या दर्शाता है? तो देखिए ये जो तीनों शब्द हैं वह मुख्य रूप से एक भाषाई समूह को व्यक्त करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात एक भाषाई समूह। नेक्स्ट 127 नंबर प्रश्न की बात करें तो 127 नंबर प्रश्न है 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो यह बहुत ही आसान प्रश्न है, क्योंकि 10 राजाओं का युद्ध है वह परुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया था। यदि 10 राजाओं का युद्ध की बात करें तो इसमें एक पक्ष जो थे वो राजा सुदास थे, और यदि दूसरे पक्ष की बात करें, दूसरे पक्ष में इसमें 10 राजन थे या 10 जन थे। तो इस युद्ध में राजा सुदास की विजयी हुई थी। तो प्रश्न है कि 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो इसका आंसर हो जाएगा परुष्णी नदी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट 128 नंबर प्रश्न की ओर अब हम लोग मूव करते हैं। तो 128 नंबर प्रश्न है धर्म और रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यताओं के एक केंद्रीय विचार को व्यक्त करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं सत्य कथन का चयन करें। देखिए जो पहला नंबर स्टेटमेंट है कि धर्म अपने और दूसरों के प्रति दायित्वों और कर्तव्यों के निर्वहन की अवधारणा थी, यह बिल्कुल सही है। नेक्स्ट दूसरा नंबर स्टेटमेंट है कि जो रीत है वह ब्रह्मांड और उसमें निहित सभी चीज़ों के काम काज को नियंत्रित करने वाला मौलिक नैतिक कानून था, यह भी सही है। अर्थात इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 1 एवं 2 दोनों ही सही है। नेक्स्ट 129 नंबर प्रश्न है प्रारंभिक वैदिक आर्य का धर्म मुख्यतः क्या था? अर्थात जो प्राचीन समय में जो वैदिक समाज थी उनका धर्म क्या था? तो देखिए उस समय का जो धर्म था वह प्रकृति की पूजा करते थे और यज्ञ एवं धार्मिक कर्मकांड का आयोजन किया जाता था वैदिक समय में। तो प्रश्न है कि प्रारंभिक वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः था तो प्रकृति की पूजा और यज्ञ प्लस कर्मकांड। तो आप लोग इसे याद रखिए, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात प्राकृतिक पूजा और यज्ञ एवं कर्मकांड। नेक्स्ट 130 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र उत्तर वैदिक काल के लोगों को भी ज्ञात नहीं है? अर्थात प्रश्न है कि निम्न में जो 4 विकल्प दिए हैं उनमें से कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो कि उत्तर वैदिक काल के समय ज्ञात नहीं था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात जो कावेरी डेल्टा है वह उत्तर वैदिक काल के समय में बिल्कुल भी ज्ञात नहीं थे। तो इसका आंसर निकल कर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 131 नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन सा आदिवासियों पर आर्यों की विजय का प्रमुख कारण नहीं है? तो पहला नंबर स्टेटमेंट है कि मूल निवासियों के बीच फूट। देखिए यह जो स्टेटमेंट है बिल्कुल गलत है, तो इसका आंसर निकल कर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि आदिवासियों पर आर्यों का विजय का जो कारण मूल निवासियों के बीच फूट बिल्कुल नहीं था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 132 नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन सा प्रत्येक वैदिक आर्य के लिए अनिवार्य नहीं था? अर्थात यह जो प्रश्न है वह कह रहा है कि वैदिक आर्यों के लिए किया जाने वाला कार्य निम्न में से कौन नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात जो तप ऐसा कार्य था जो कि वैदिक आर्यों के लिए कोई पूरी तरह से अनिवार्य नहीं था। तो इसका आंसर निकल कर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 133 नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन प्रारंभिक वैदिक युग की एक प्रतिष्ठित जनजाति नहीं थी? ध्यान दीजिएगा, प्रश्न कह रहा है कि कौन सी एक निम्न में से वैदिक युग की एक प्रतिष्ठित जनजाति नहीं थी? तो देखिए पहला नंबर है ऑप्शन नंबर ए, कौरव, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है मत्स्य, यह भी जनजाति एक प्रमुख जनजाति था। नेक्स्ट है भरत, यह नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट है कृब्रिश, यह भी था, अर्थात वैदिक समय की एक प्रतिष्ठित जनजाति भरत नहीं थे। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 134 नंबर प्रश्न है आर्यों और दासों के बीच संघर्ष की जानकारी हमें प्रमुख रूप से किस ग्रंथ या किस वेद से देखने को मिलती है? तो देखिए आर्यों एवं दासों के बीच की जो संघर्ष की जो जानकारी है वह हमें ऋग्वेद से देखने को मिलती है, अर्थात इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात ऋग्वेद। नेक्स्ट 135 नंबर प्रश्न है, देखिए 135 नंबर प्रश्न है निम्न में से किस फसल की खेती का साक्ष्य सिंधु घाटी स्थलों या सिंधु सभ्यता के स्थलों से प्राप्त नहीं हुआ है? तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के समय में मुख्य रूप से गन्ना का साक्ष्य बिल्कुल भी प्राप्त नहीं हुआ। इसके अलावा अन्य जो 3 विकल्प हैं जौ, चावल और मटर, इन तीनों का साक्ष्य हमें सिंधु स्थल से प्राप्त हुए, लेकिन गन्ना का साक्ष्य हमें सिंधु घाटी स्थल से बिल्कुल भी प्राप्त नहीं है। इस कारण इस प्रश्न का आंसर निकल कर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी, अर्थात गन्ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 136 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं सत्य कथन का चयन करें। पहला नंबर स्टेटमेंट है कि हड़प्पा सभ्यता के नगर
स्थापत्य में सार्वजनिक कुएं तथा सार्वजनिक शौचालय भी पाए गए हैं, यह बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट दूसरा नंबर स्टेटमेंट है कि हड़प्पा सभ्यता के नगरीय क्षेत्र दो हिस्सों में बंटे होते थे, दुर्गगढ़ी क्षेत्र या पश्चिमी टीला, और दूसरा जो था वह पूर्वी टीला था, यह भी सही है। और तीसरा नंबर स्टेटमेंट है, ध्यान दीजिएगा, तीसरा नंबर स्टेटमेंट है कि हड़प्पा सभ्यता के नगरों में सभी प्रकार के भवन मिले हैं। यह जो पहला नंबर स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है, लेकिन इसके साथ ही मंदिर का भी स्पष्ट प्रमाण मिला है। तो थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय में मंदिर का कोई बिल्कुल भी स्पष्ट प्रमाण नहीं मिला है। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 137 नंबर प्रश्न की ओर अब हम लोग मूव करते हैं। तो 137 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा स्थापत्य की निम्न में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं नहीं है। पहला है, हड़प्पा सभ्यता के समस्त नगर ग्रिड पद्धति के तहत बसाए गए थे, यह बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट है, इस सभ्यता के घरों के फर्श एवं दीवार की जुड़ाई में जिप्सम का प्रयोग किया जाता था, यह भी सही है। नेक्स्ट, भवनों में पक्की और निश्चित आकार की ईंटों के अलावा लकड़ी के साथ साथ पत्थर का भी प्रयोग किया जाता था, यह भी सही है। और नेक्स्ट है कि जल मल निकास व्यवस्था के साथ पेयजल आपूर्ति व्यवस्था का भी साक्ष्य हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, यह गलत है, क्योंकि जो जल नल विकास पद्धति है उसका साक्ष्य मोहनजोदड़ो से नहीं बल्कि धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि जो धौलावीरा है वह वर्तमान समय में भारत के किस राज्य में स्थित है। तो सपोज यदि आप प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि धौलावीरा भारत के किस राज्य में स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा वर्तमान समय में धौलावीरा भारत के गुजरात राज्य में अवस्थित है। तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 138 नंबर प्रश्न है, सैंधव सभ्यता के किस स्थल की ईंटों पर बिल्ली और कुत्तों के पंजे का निशान मिले हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल की ईंटों पर हमें बिल्ली और कुत्ते के पंजे का साक्ष्य मिले हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात चनहुदड़ो से। इसके अलावा देखिए, यह जो चनहुदड़ो से जब हमें ईंटों पर बिल्ली और कुत्ते के पंजे का निशान मिले हैं, तो इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि जो ईंटों का निर्माण से पहले उन्हें सुखाया जाता। तो आप लोग इसे याद रखिए। प्रश्न है कि सैंधव सभ्यता के किस स्थल की ईंटों पर बिल्ली और कुत्ते के पंजे का निशान मिले हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात चनहुदड़ो। नेक्स्ट 139 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस स्थल को सैंधव सभ्यता की राजधानी माना जाता है। ध्यान दीजिए, प्रश्न है कि किस स्थल को सैंधव सभ्यता की राजधानी माना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात मोहनजोदड़ो को सैंधव सभ्यता की राजधानी माना जाता है। अब यदि देखिए मोहनजोदड़ो की बात करें तो मोहनजोदड़ो से क्या क्या प्राप्त हुआ, इसकी बात करें तो मोहनजोदड़ो से एक विशाल स्नानागार की प्राप्ति हुई है। विशाल स्नानागार के साथ साथ यहाँ ईंट की भी साक्ष्य देखने को मिला है। इसके अलावा नर्तकी की मूर्ति, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है, कई बार प्रश्न पूछे गए हैं एग्जाम में, तो नर्तकी की मूर्ति के साक्ष्य भी हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। लेकिन यह जो नर्तकी की मूर्ति थी वह कांस्य धातु से निर्मित थी। तो आप लोग इसे याद रखिए, कांस्य से निर्मित नर्तकी की मूर्ति का साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। प्रश्न है कि किस स्थल को सैंधव सभ्यता की राजधानी माना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात मोहनजोदड़ो को। नेक्स्ट 140 नंबर प्रश्न की ओर अब हम लोग मूव करते हैं। तो 140 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं सत्य कथन का चयन करें। पहला नंबर स्टेटमेंट है, लोथल को हड़प्पा सभ्यता की वाणिज्यिक राजधानी मानी जाती थी, यह बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, कालीबंगा हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र ऐसा शहर था जिसके ऊपरी और निचले शहर दोनों ही दुर्गीकृत थे, यह भी सही है। और नेक्स्ट है, चनहुदड़ो हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र दुर्ग रहित शहर था, यह भी सही है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात 1, 2 एवं 3 तीनों ही कथन सही है। नेक्स्ट 141 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं सत्य कथन का चयन करें। पहला कि हड़प्पा सभ्यता में मृण मूर्ति, प्रस्तर मूर्ति तथा धातु मूर्ति तीनों ही गढ़ी जाती थी, यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि प्रस्तर तथा धातु की मूर्तियां यद्यपि कम प्राप्त हुई हैं तथापि वे कलात्मक दृष्टि से उच्च कोटि की मूर्तियां हैं, यह भी सही है। अब हम लोग प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन असत्य है। देखिए, अभी मैंने बताया था कि जब प्रश्न को सॉल्व करें तो आप लोग जरूर ध्यान दीजिए कि
प्रश्न पूछ रहा है सत्य है या असत्य है। तो अब प्रश्न पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो इस कारण इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात न तो एक और न ही दो, अर्थात उपयुक्त दोनों कथन सही है। नेक्स्ट 142 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में प्रस्तर मूर्ति का निर्माण की कला को किस नाम से जाना जाता था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात द्रव्यमोम विधि। उस पद्धति का नाम था द्रव्यमोम विधि। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त विख्यात धातु की मूर्तियों का सही मिलान करना है, और जो असत्य मिलान होगा उसका हमें आंसर सेलेक्ट करना है। देखिए पहला नंबर है कांसे की नर्तकी की मूर्ति, यह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, बिल्कुल सही है, थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया था। नेक्स्ट है तांबे की मानव आकृति, यह लोथल से प्राप्त हुई है, यह भी सही है। नेक्स्ट तांबे और कांसे की रथनुमा गाड़ी सॉरी नेक्स्ट है तांबे और कांसे की रथनुमा गाड़ी, यह दामाबाद से प्राप्त हुई है, यह भी सही है। और नेक्स्ट है कांसे की पहिया युक्त गाड़ी बनावली से नहीं बल्कि यह बनावली के स्थान पर चनहुदड़ो से प्राप्त हुई है। तो आप लोग इसे याद रखिए, कांसे की पहिया युक्त गाड़ी चनहुदड़ो से प्राप्त हुई है, अर्थात जो ऑप्शन नंबर डी है वह इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 144 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं सत्य कथन का चयन करें। पहला नंबर स्टेटमेंट है, हड़प्पाकालीन चित्रकारी मृदभांडों पर दिखाई देती है, यह बिल्कुल सही है। और दूसरा नंबर स्टेटमेंट है कि हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त अधिकांश पात्रों पर लाल रंग चढ़ाकर उसे काले रंग से चित्रकारी की गई है, यह भी सही है। अर्थात इस प्रश्न का जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 1 एवं 2 दोनों ही कथन पूरी तरह से सही है। नेक्स्ट 145 नंबर प्रश्न है, हड़प्पाई लिपि के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। ध्यान दीजिए, प्रश्न कर रहा कौन सा कथन गलत या असत्य है। देखिए पहला नंबर स्टेटमेंट है कि सिंधु लिपि भारत की प्राचीनतम लिपि है, किंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है, यह बिल्कुल सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि सिंधु लिपि अरबी लिपि की भांति ही बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती थी। देखिए यह जो स्टेटमेंट है वह पूरी तरह से गलत है, क्योंकि दाईं से बाईं ओर जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वह दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। तो जो दूसरा नंबर स्टेटमेंट है बी नंबर वह गलत हो गया। नेक्स्ट है, हड़प्पाई लिपि की शैली को बोस्ट्रोफेदन शैली के नाम से भी जाना जाता है, यह बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट है कि सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी वह भाव चित्रात्मक लिपि है, यह भी सही है। अर्थात इस प्रश्न का जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात सिंधु लिपि। देखिए सिंधु की सभ्यता के समय की जो लिपि थी मुख्य रूप से अरबी लिपि की समान ही थी, लेकिन यह जो सिंधु सभ्यता की लिपि थी वह अरबी लिपि की तरह बाईं से दाईं ओर के स्थान पर दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, अर्थात जो ऑप्शन में बी है वह इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट अब हम लोग 146 नंबर प्रश्न की ओर मूव करते हैं। तो 146 नंबर प्रश्न है, ऋग्वेद में हल के लिए निम्न में से किस शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ध्यान दीजिए, ऋग्वेद में हल के लिए लांगल शब्द का प्रयोग किया गया है, अर्थात इस प्रश्न के अनुसार ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। लेकिन यदि अन्य विकल्पों की बात करें तो देखिए जो ऑप्शन नंबर बी है करीसी जो है वह गोबर से निर्मित खाद के लिए करीसु शब्द का प्रयोग किया जाता था। और नेक्स्ट है कुल्या, यदि कुल्या की बात करें तो सिंधु ऋग वैदिक काल में नहर को कुल्या शब्द के नाम से जाना जाता था। और जो नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर डी दांत्र है, वह हसिया शब्द के लिए दांत्र शब्द का प्रयोग किया गया था। हसिया या हसुआ, जिसे भी ग्रामीण क्षेत्र में कुछ लोग हसिया के नाम से भी जानते हैं और कुछ लोग हसुआ के नाम से भी जानते हैं। तो प्रश्न है कि ऋग्वेद में हल के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा लांगल। लेकिन यदि करीसु शब्द की बात करें तो गोबर से निर्मित खाद के लिए करीसु शब्द का, और नहर के लिए कुल्या शब्द का, तथा हसिया या हसुआ के लिए दांत्र शब्द का प्रयोग किया गया था। तो प्रश्न के अनुसार आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लेकिन जो अन्य तीनों विकल्प के बारे में मैंने चर्चा किया तो आप लोग इसे भी नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट 147 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ध्यान दीजिए, प्रश्न कह रहा है कि कौन सा कथन सही है। ऑप्शन नंबर ए है कि ऋग्वैदिक आर्यों की संस्कृति मूलतः नगरीय संस्कृति थी, यह बिल्कुल सही है। एक मिनट रुकिए, प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है।
देखिए सही कथन का चयन करना है। तो पहला स्टेटमेंट है कि ऋग्वैदिक आर्यों की संस्कृति मूलतः नगरीय संस्कृति थी। ध्यान दीजिए, यहाँ नगरीय नहीं बल्कि जो ऋग्वैदिक आर्यों की जो संस्कृति थी वह मूल रूप से यह ग्रामीण संस्कृति थी। और यदि नगरीय संस्कृति की बात करें तो सिंधु सभ्यता जो थी वह मुख्य रूप से यह नगरीय सभ्यता थी। तो पहला नंबर स्टेटमेंट है वह गलत हो गया। दूसरा कि ऋग्वेद में दो ही अनाज गेहूं और जौ का उल्लेख किया गया है, यह भी बिल्कुल पूरी तरह से गलत है, क्योंकि ऋग्वेद में सिर्फ और सिर्फ एक अनाज सिर्फ और सिर्फ जौ का ऋग्वेद में वर्णन किया गया है। तो बी नंबर स्टेटमेंट भी गलत हो गया। नेक्स्ट है कि ऋग्वैदिक काल में पुरुष कपड़ा बुनने का कार्य करता था, जिसके लिए ऋग्वेद में सीरी शब्द का प्रयोग किया गया। देखिए ऋग्वेद में कपड़ा बुनने वाले कारीगरों के लिए सीरी शब्द का तो प्रयोग किया गया बिल्कुल से, लेकिन कपड़ा बुनने का जो कार्य था वह पुरुष के स्थान पर महिलाओं या स्त्रियों द्वारा कपड़ा बुनने का कार्य किया जाता था, अर्थात ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो गया। नेक्स्ट है कि ऋग्वेद में पूर्व की चर्चा तो मिलती है लेकिन नगर की चर्चा नहीं मिलती, यह सही है, क्योंकि अभी मैंने बताया पहला नंबर स्टेटमेंट में कि ऋग्वैदिक जो सभ्यता थी वह नगर नहीं बल्कि मुख्य रूप से ऋग्वैदिक सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी, तो ग्रामीण सभ्यता थी ऋग्वैदिक सभ्यता। अर्थात प्रश्न है कि कौन सा कथन सत्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 148 नंबर प्रश्न है कि निम्न के अनुसार सर्वप्रथम पृथ्वीबेन ने हल और कृषि को जन्म दिया। ध्यान दीजिए, प्रश्न है कि निम्न में से किनके अनुसार पृथ्वीबेन ने हल और कृषि को जन्म दिया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात अथर्ववेद में ऐसा वर्णित किया गया है कि सर्वप्रथम पृथ्वीबेन ने हल और कृषि व्यवस्था को जन्म दिया। अब यदि देखिए यह जो कृषि व्यवस्था है वह मुख्य रूप से उत्तर वैदिक समय में कृषि व्यवस्था प्रचलित थी, या कह सकते हैं कि उत्तर वैदिक समय में कृषि व्यवस्था का सर्वोच्च स्तर पर विकास देखने को मिला है। इसके अलावा यदि हम लोग बात करें तो काठक संहिता एकमात्र ऐसी संहिता है, ध्यान दीजिएगा, काठक संहिता, यह काठक संहिता जो है वह एकमात्र ऐसी संहिता है जिसमें कि 24 बैलों द्वारा, काठक संहिता में 24 बैलों द्वारा हल को खींचे जाने का वर्णन किया गया। तो आप लोग इसे याद रखिए, सपोज यदि प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि किस संहिता में 24 बैल द्वारा हल खींचे जाने का साक्ष्य या हल खींचे जाने का वर्णन किया गया है, तो इसका आंसर आप लोग को लगाना है काठक संहिता। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर अब हम लोग मूव करते हैं। तो 149 नंबर प्रश्न है कि शतपथ ब्राह्मण के रचयिता निम्न में से कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात याज्ञवल्क्य ऋषि द्वारा शतपथ ब्राह्मण की रचना की गई है। और यह जो शतपथ ब्राह्मण का संबंध की यदि बात करें तो ध्यान दीजिएगा, यह जो शतपथ ब्राह्मण है, शतपथ ब्राह्मण का संबंध जो है वह यजुर्वेद से है, या शुक्ल यजुर्वेद भी इसे कह सकते हैं। शतपथ ब्राह्मण का संबंध शुक्ल यजुर्वेद से है और इस शतपथ ब्राह्मण की रचयिता है ऑप्शन नंबर ए, अर्थात याज्ञवल्क्य ऋषि द्वारा शतपथ ब्राह्मण की रचना की गई है। नेक्स्ट 150 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किस वेद का कोई भी आरण्यक नहीं है। तो देखिए जो अथर्ववेद है उसका कोई भी आरण्यक नहीं है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात अथर्ववेद। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आज का जो सेशन था समाप्त हुआ। इस टेस्ट सीरीज के अंतर्गत मुख्य रूप से हम लोग 1 to लेकर 150 एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन भारत से संबंधित 150 प्रश्नों का हमने डिस्कस किया। तो आज का सेशन हमारा समाप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद।